हेलो एंड वेलकम यू ऑल टू लेट्स क्रैक इट। मेरा नाम है अभिषेक। तो लोअर पीसीएस मेंस के लिए सीरीज़ चल रही है, उसमें न्यूक्लियर पॉलिसी इश्यूज़ एंड कॉन्फ्लिक्ट्स यानी कि परमाणु नीति के मुद्दे और संघर्ष के एक ये टॉपिक मेंशन्ड है आपके लोअर पीसीएस मेंस के सिलेबस में भी और अपर पीसीएस मेंस के सिलेबस में भी। अगर आप अपर पीसीएस में देखेंगे तो अपर पीसीएस में भी आता है न्यूक्लियर पॉलिसी इश्यूज़, और लोअर पीसीएस में देखेंगे तो लोअर पीसीएस की फर्स्ट पॉइंट जो है सिलेबस का उसी में लिखा हुआ है न्यूक्लियर पॉलिसी इश्यूज़। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको कवर करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि न्यूक्लियर पॉलिसी इशू पे सवाल बन सकता है मेंस में 100 अक्षरों में, 100 शब्दों में, जो आपके आंसर लिखने के लिए आते हैं 100 वर्ड्स में, जो शब्दों में आंसर लिखने के लिए आते हैं लोअर पीसीएस मेंस में, उसमें भी आंसर आ सकता है लिखने के लिए ये क्वेश्चन, और अपर पीसीएस में भी आ सकता है। तो जो स्टूडेंट्स लोअर पीसीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं या अपर पीसीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये न्यूक्लियर पॉलिसी इशूज़। इसकी एक वीडियो अपलोड हो चुकी है ऑलरेडी, ये सेकेंड वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। तो इसको आप बहुत बिल्कुल एंड तक देखिएगा, जिससे कि क्या होगा कि आप जितना भी न्यूक्लियर पॉलिसी के ऊपर जो भी इंडिया की डॉक्ट्रिन है या न्यूक्लियर पॉलिसी पे जो भी चीज़ें हैं वो सब आपको पता चल जाए, और इंडिया की क्या इनिशिएटिव्स हैं, इंडिया किस चीज़ में अगेंस्ट में है न्यूक्लियर पॉलिसी में, तो वो सब चीज़ें आपको इससे क्लियर हो जाएंगी। स्टार्ट करने से पहले बताना चाहूँगा गाइस कि लेट्स क्रैक इट का फ्री टेलीग्राम चैनल भी है, तो आप उसको जरूर ज्वाइन कर लेना। और यहाँ पे आपने अगर यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और फ्री टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिएगा। उसका लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है, उसको ज्वाइन करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि वहाँ पे डेली जो करंट अफेयर्स की इन्फॉर्मेशन आती है, चाहे न्यूज़पेपर्स के थ्रू और कुछ पिक्चर्स के थ्रू, जितनी भी ऑबिट्यूरीज होती हैं वो सब चीज़ उसमें बताई जाती हैं, क्विजेज़ हैं वो बहुत सब वहाँ पे आती हैं। तो जितनी भी इन्फॉर्मेशन है वो सब आपको लेट्स क्रैक इट का जो फ्री टेलीग्राम चैनल है उसके थ्रू मिलती रहती है। सभी वीडियो की जो लिंक्स हैं वो भी वहीं पे आपको मिलेंगे, तो कोई भी वीडियो आपसे मिस नहीं होगी और आप सभी वीडियोस देख पाएंगे, जिससे कि आपकी एग्जाम की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से हो पाए, चाहे आप जिस भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो। मैंने अलग अलग एग्जाम की प्लेलिस्ट बना रखी है, एडवोकेट जनरल की भी, लोअर पीसीएस की भी, अपर पीसीएस की भी। तो जो जिस भी एग्जाम के आप छात्र हों उसकी प्लेलिस्ट को फॉलो करते चल जाइए और सारी वीडियोज़ जो हैं उसके देख लीजिए, आपकी सारी अच्छे से बहुत अच्छे से तैयारी हो जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं न्यूक्लियर पॉलिसी इश्यूज़। और एक चीज़ और बताना चाहूँगा मैं आपको कि लोअर पीसीएस मेंस का बैच चल रहा है, पूरा प्रिपरेशन का बैच चल रहा है, जिसमें सारा कंटेंट आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। ये जितना भी कंटेंट बन रहा है ये पीडीएफ फॉर्मेट में सारा वहाँ पे मिल रहा है। उसमें टेस्ट सीरीज़ भी इंक्लूड होगी, टेस्ट सीरीज़ भी चल रही है लोअर पीसीएस मेंस के लिए, और लोअर पीसीएस मेंस की जो डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस है वो भी चल रही है। डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस है, लेटर राइटिंग प्रैक्टिस है, एस्से राइटिंग प्रैक्टिस है, यानी कि एक पूरा पावर पैक्ड एक आप कह सकते हो कोर्स है जो आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा आपका सिलेक्शन करवाने में लोअर पीसीएस मेंस में। देखिए लोअर पीसीएस मेंस की डेट 28 अगस्त आई है, जनवरी ख़त्म हो चुका है, आज ऑलरेडी 29 है आज वैसे जनवरी में, यानी कि आप मान सकते हो कि 2 दिन में जनवरी ख़त्म हो जाएगा। तो अब आपके पास कुछ ही समय बचा है जिसमें कि आप प्रिपरेशन अपनी से अच्छे से कर सकते हैं। तो अगर आप अब प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं तो भी आप बहुत अच्छी से प्रिपरेशन कर पाएंगे, प्रोवाइडेड कि आपको एक गाइडेंस जो है अच्छे से मिलती रहे। तो जो स्टूडेंट्स चाहते हैं कि वो एक अच्छे से वेल गाइडेड मैनर में अपनी प्रिपरेशन करें लोअर पीसीएस मेंस की, तो वो मुझे 7665804421 पर मैसेज करके, व्हाट्सएप करके या कॉल करके डिटेल्स ले सकते हैं, और लोअर पीसीएस मेंस का जो बैच है उसको ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे कि आपकी प्रिपरेशन बहुत ही स्ट्रीमलाइन हो जाए। तो हमने पिछली वीडियो में कुछ कवर कर लिया था यहाँ पे चीज़ें। नो फर्स्ट यूज़ की पॉलिसी पे हमने डिस्कस किया था, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी पे हमने बात की है। नेक्स्ट आता है इवोल्यूशन ऑफ इंडियाज़ न्यूक्लियर पॉलिसी। तो इंडिया की जो न्यूक्लियर पॉलिसी है उसका इवोल्यूशन अगर हम देखें तो उस पर हमें बात करनी है कि न्यूक्लियर पॉलिसी बनी कैसे इंडिया की। तो उसको स्टार्ट करते हैं। तो देखिए इंडिया की जो पहली सक्सेसफुल जो इंडिया ने न्यूक्लियर वेपन टेस्ट करा वो 1974 में करा। लोगों को ये लगता है कि सबसे पहला टेस्ट ही हमने 1998 में किया था अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम पे, ऐसा नहीं है। सबसे पहला टेस्ट जो किया था हमने 1974 में कर लिया था। ड्यू टू दिस टेस्ट कंडक्टेड बाय इंडिया द न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप वॉज फॉर्म्ड इन 1974। अब जब ये टेस्ट इंडिया ने, देखिए 1964 में, इससे पहले चाइना ने कर लिया था। जब चाइना ने कर लिया तो 1964 में चाइना ने कर लिया, चाइना के से पहले 4 देश और कर चुके थे जो परमानेंट 5 मेंबर्स बने हुए हैं इस टाइम पे सिक्योरिटी काउंसिल के। तो 5 देश हो गए थे, यूएस, यूके, यूएसएसआर और फ्रांस और चाइना। तो ये 5 देश हो गए जिन्होंने न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को, न्यूक्लियर कैपेबिलिटी को हासिल कर लिया था। उसके बाद इन 5 देशों ने क्या करा, 1967 में एनपीटी बनाई, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी बनाई, कि अब न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी जो है प्रोलिफरेट नहीं होगी न्यूक्लियर वेपन बनाने के लिए। ये 1967 में इन्होंने 5 देशों ने मिलकर करा। उसके बाद 1974 में इंडिया ने टेस्ट किया पहली बार। तो जब इंडिया ने टेस्ट किया पहली बार, उसके बाद इन्होंने बनाया न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप, ठीक है, टू प्रिवेंट न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन एंड टू कर्ब एक्सपोर्ट ऑफ मटेरियल्स एंड टेक्नोलॉजी दैट कुड बी यूज्ड टू बिल्ड न्यूक्लियर वेपन्स। तो इन्होंने न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप बनाया कि जो भी न्यूक्लियर, जैसे मान लेते हैं
वो कंट्रीज़ जिन कंट्रीज़ में न्यूक्लियर मटेरियल मिलता है, यानी कि नेचुरल, क्योंकि न्यूक्लियर मटेरियल क्या अपने आप में एक नेचुरल सोर्स है ना। यूरेनियम जो मेटल है वो अपने आप में एक नेचुरल है, U-235 जो वो नेचुरल है, नेचर ने उसको बनाया है। तो वो ऐसा नहीं है कि हर कंट्री में यूरेनियम अवेलेबल है। तो कुछ कंट्रीज़ हैं जहाँ पे यूरेनियम मिलता है, वहाँ से कोई भी कंट्री जो है वो इंपोर्ट करेगा जो भी अपने यहाँ न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी पे काम करना चाहेगा। अब लाइकवाइज इंडिया अगर न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी पे काम करना चाहता है तो वो कजाकिस्तान हो गया, तो वहाँ से क्या करता है, अपना यूरेनियम जो मटेरियल है या जो रॉ मटेरियल है न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के लिए उसको इंपोर्ट करता है। तो न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप बनाया गया जिसमें ये कहा गया कि भाई हम न्यूक्लियर मटेरियल को एक देश से दूसरी जगह में प्रोलिफरेट करने, फैलने नहीं देंगे, इसके ऊपर रोकथाम लगाएंगे। तो उसके लिए क्या करना होगा आपको, न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप का एक ग्रुप बना दिया गया कि कौन कौन न्यूक्लियर मटेरियल को सप्लाई करता है। इन 1998 इंडिया फर्दर कंडक्टेड अ सीरीज ऑफ 5 न्यूक्लियर टेस्ट। तो 98 में जो इंडिया ने टेस्ट किए वो 5 टेस्ट किए, एक सीरीज में टेस्ट किए, एंड आफ्टर इट सक्सेसफुल कंप्लीशन इट डिक्लेयर्ड इटसेल्फ अ डी फैक्टो न्यूक्लियर वेपन स्टेट। और 98 में इंडिया ने जब 5 टेस्ट कर दिए सक्सेसफुली, तब इंडिया ने अपने आप को एक न्यूक्लियर वेपन स्टेट घोषित कर दिया। और उसके बाद 1999 में अगले ही साल इंडिया ने अडॉप्ट की एक डॉक्ट्रिन नो फर्स्ट यूज़ पॉलिसी। बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडिया ने नो फर्स्ट यूज़ पॉलिसी डॉक्ट्रिन इसका इस्तेमाल किया, कोई अडॉप्ट किया एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने के लिए पूरी दुनिया में कि भाई हम एक रेस्पॉन्सिबल कंट्री हैं और हम इररेस्पॉन्सिबली किसी पे भी, किसी देश पे भी न्यूक्लियर अटैक या फर्स्ट टाइम अटैक नहीं करेंगे। हमने नो फर्स्ट यूज़ पॉलिसी का मतलब यहाँ पे क्या है कि हम पहले यूज़ नहीं करेंगे, अगर कोई हम पे हमला करता है तो ही हम उसका इस्तेमाल रिटेलिएशन में करेंगे। तो इसके क्या एस्पेक्ट्स हम देखें तो इंडिया वुड नॉट इनिशिएट अ न्यूक्लियर अटैक ऑन एनी कंट्री। तो इंडिया ने कहा कि हम कभी भी दूसरे कंट्री पर अटैक, इस शुरुआत में अटैक नहीं करेंगे। इंडिया वुड नॉट यूज़ न्यूक्लियर वेपन्स ऑन नॉन न्यूक्लियर स्टेट्स। अगर कोई स्टेट, कोई कंट्री नॉन न्यूक्लियर है ना, उसके बाद न्यूक्लियर वेपन की टेक्नोलॉजी नहीं है, तो इंडिया अगर उसने पहले लड़ाई भी स्टार्ट करी तो इंडिया जो है उस पर न्यूक्लियर अटैक नहीं करेगा। इंडिया उस पर न्यूक्लियर अटैक नहीं करेगा, इंडिया दूसरे मटीरियल से, दूसरे हथियारों से उस पर अटैक करेगा। इंडियाज़ न्यूक्लियर आर्सेनल वाज फॉर द सोल पर्पज ऑफ डिफेंस। इंडिया ने ये कहा कि हम जो भी न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के थ्रू न्यूक्लियर एटम्स या न्यूक्लियर वेपन्स जो भी बना रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ उसका पर्पज़ है हमारी डिफेंस, हमारी सिक्योरिटी। अगर हम किसी को नहीं मारेंगे, अगर हम पे कोई अटैक करेगा तो हम उसको छोड़ेंगे भी नहीं। एंड वुड सर्व एज अ डेटरेंट अगेंस्ट एक्सटर्नल न्यूक्लियर अटैक्स। तो ये एक डेटरेंट की तरह काम करेगा, यानी अगर कोई देश हिम्मत करता है इंडिया पर अटैक करने की, तो उस देश को ये पता होना चाहिए कि इंडिया के पास भी वेपन्स हैं उस हिसाब से कि अगर उसने हमला किया तो वो इंडिया भी रिटेलिएशन में उस कंट्री पे हमला कर सकता है। इंडिया वुड अडॉप्ट द न्यूक्लियर ट्राइड मॉडल। तो इंडिया ने क्या अडॉप्ट किया, न्यूक्लियर ट्राइड। देखिए न्यूक्लियर ट्राइड का क्या मतलब है, न्यूक्लियर ट्राइड का मतलब है हमारी तीनों तरह की जो फोर्सेज हैं, चाहे वो जल हो यानी कि वाटर यानी कि नेवी, थल हो यानी कि ज़मीन यानी कि आर्मी, और वायु हो यानी कि एयर फोर्स, तीनों सोर्स से, चाहे हम पानी के थ्रू हों, चाहे जल के थ्रू हों, चाहे लैंड के थ्रू हों और चाहे एयर के थ्रू हों, हम न्यूक्लियर अटैक कर सकते हैं। यानी कि हमारे पास कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि हम तीनों वे में न्यूक्लियर अटैक करने के कैपेबल हों। फॉर एग्जांपल, अगर हम मान लेते किसी कंट्री ने हमारे पे हमला किया और हमारा जो एयर डिफेंस सिस्टम है, एयर फोर्स है या आर्मी है, वो अगर विफल हो गई है ना, वो फेल हो गई इन केस, तो हमारे पास समुद्र में हमारी जो तीनों तरफ जो हमारे समुद्र है, क्योंकि इंडियन पेनिनसुला के तीनों तरफ समुद्र है, नीचे इंडियन ओशन है, एक साइड में बे ऑफ बंगाल है, एक साइड में अरेबियन सी है, तो वहाँ से हम किसी भी हमारी पनडुब्बी से या तो सबमरीन से या शिप से हम किसी कंट्री पे न्यूक्लियर अटैक कर सके। तो यानी कि न्यूक्लियर ट्राइड की हमें रिक्वायरमेंट है, इंडिया ने उसी पे काम किया है। तो इंडिया वुड अडॉप्ट द न्यूक्लियर ट्राइड मॉडल। एज पर दिस मॉडल अ न्यूक्लियर वेपन स्टेट शुड हैव कैपेबिलिटी ऑफ लॉन्चिंग न्यूक्लियर अटैक्स ऑन 3 फ्रंट्स, लैंड, एयर एंड वाटर। ये जो मैंने समझाया आपको वही इसमें लिखा हुआ है कि चाहे वो हवा से हो, चाहे ज़मीन से हो, चाहे पानी से हो, हम तीनों जगहों से अटैक करने के काबिल हो जाएं कि हम न्यूक्लियर वेपन से अटैक कर सकें। In this model, the submarine launched ballistic missiles would act as the ace in the hole if the other two were to fail. मान लेते हैं कि अगर आपका लैंड और एयर फेल हो जाए तो सबमरीन एक ऐसी सोर्स है जो पानी के अंदर रहती है, समुद्र के अंदर, कि वहाँ से हम न्यूक्लियर अटैक कर सकते हैं सबमरीन के थ्रू। जो सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल है उनके थ्रू हम न्यूक्लियर अटैक कर सकते हैं, ठीक है। हाउएवर दिस ड्राफ्ट डिड नॉट रिसीव ऑफिशियल रिकॉग्निशन। लेकिन उस टाइम पे इसको ऑफिशियल रिकॉग्निशन नहीं मिला न्यूक्लियर ट्राइड को। 2003 में इंडिया ने, अब ये 99 की बात चल रही थी, 99 में जो इंडिया ने ड्राफ्ट लेके आया था उसकी बात थी। अब 2003 में इंडिया ने ऑफिशियली एक्सेप्ट कर लिया कि हम एक न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन पे काम करेंगे, और वो न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन क्या है, NFU पॉलिसी पे है, नो फर्स्ट यूज़ पॉलिसी पे है। अब इसके क्या फीचर्स थे कि न्यूक्लियर वेपन्स विल ओनली बी केप्ट एज अ क्रेडिबल मिनिमम डेटरेंस अगेंस्ट न्यूक्लियर अटैक्स, ये समझा चुका हूँ मैं आपको।
NFU पॉलिसी वुड बी फॉलोड एंड इंडिया वुड यूज़ न्यूक्लियर अटैक ओनली एज रिटेलिएशन, कि NFU पॉलिसी हमेशा इंडिया फॉलो करेगा, नो फर्स्ट यूज़ पॉलिसी इंडिया हमेशा फॉलो करेगा। ऐसा नहीं होगा कि इंडिया पहले कभी अटैक कर दे, हमेशा बाद में ही अटैक करेगा, वो भी किस लिए, रिटेलिएशन में, है ना, बदला लेने के लिए, कि भाई अगर आपने हमारे पे अटैक करोगे तो हम भी आपको नहीं छोड़ेंगे। अगेंस्ट न्यूक्लियर अटैक ऑन इंडिया और ऑन इंडियन फोर्सेज एनीवेयर, चाहे वो भारत की धरती पे हो, चाहे भारत की फोर्स पे कहीं पे भी पूरी दुनिया में हो, अगर ऐसे हमला होता है तो इंडिया फिर वापस में रिटेलिएशन में अटैक कर सकता है। इंडिया वुड नॉट लॉन्च अ न्यूक्लियर वेपन अटैक अगेंस्ट एनी नॉन न्यूक्लियर स्टेट। However, in the event of a major attack on India or on Indian forces anywhere by chemical or biological weapon, India will have the option of retaliating with nuclear weapons. लेकिन इंडिया ने ये कहा कि हम नॉन न्यूक्लियर स्टेट पे, यानी कि वो कंट्रीज़ जिन पे न्यूक्लियर वेपन्स नहीं हैं, हम उन पे न्यूक्लियर अटैक नहीं करेंगे। लेकिन अगर मान लेते हैं कोई ऐसा कंट्री जिस पे न्यूक्लियर वेपन तो नहीं है, लेकिन उसने हमारे भारत की धरती पे या भारत की फोर्सेस पे पूरी दुनिया में कहीं पे भी अगर उसने केमिकल या बायोलॉजिकल वेपन से अटैक किया, तो इंडिया पूरा हक रखता है कि इंडिया उस पर न्यूक्लियर अटैक कर सकता है। केमिकल और बायोलॉजिकल वेपन्स क्या होते हैं, जैसे कि गैस वगैरह, है ना, मस्टर्ड गैस छोड़ दी, है ना, तो वो अपने आप में क्या होती है, बहुत ही, या नर्व गैस होती हैं, है ना, नर्व गैस, इनके बारे में आप पढ़ लेना, कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं आप मुझे, नर्व गैस क्या होती है ना, मस्टर्ड गैस क्या है, मस्टर्ड गैस, तो आप ये सब पढ़ सकते हैं कि नर्व गैस क्या है, मस्टर्ड गैस क्या है, और इन गैसेस के वजह से ये किस तरह से केमिकल वेपन है या बायोलॉजिकल वेपन्स हैं, तो ये किस तरह से अटैक करते हैं, इसके बारे में भी आप थोड़ा बहुत पढ़ सकते हैं। तो कह रहा है द रिटेलिएटरी सेकंड स्ट्राइक टू अ फर्स्ट न्यूक्लियर अटैक वुड बी मैसिव एंड वुड इन्फ्लिक्ट अनएक्सेप्टेबल डैमेज ऑन ओपोनेंट, यानी कि डराने वाली बात कर रहा है इंडिया ने कहा है कि भाई अगर जो हम सेकंड स्ट्राइक करेंगे, अगर आपने पहली बार हम पे हमला करा और हम जब सेकंड स्ट्राइक करेंगे तो वो इतनी भीषण होगी कि आप जो है बहुत ज़्यादा नुकसान में आ जाएंगे, तो इसलिए आप पहले ही डर जाइए, पहले ही अटैक मत कीजिए। प्रेजेंटली इंडिया जो है 2003 की जो न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन है उसी को फॉलो करता आ रहा है। इंडिया की जो पॉलिसी है वो न्यूक्लियर डेटरेंस पे बेस्ड है और सेकंड स्ट्राइक एबिलिटी विद डेटरेंस है, प्लेज अ वाइटल रोल इन डेटरेंट पॉलिसी। तो इंडिया की जो पॉलिसी है वो है डेटरेंट वाली, यानी कि हम तुम्हें डरा रहे हैं, प्लीज़ हम पे हमला मत करो। और इंडिया की जो एबिलिटी है सेकंड स्ट्राइक की, वो अपने आप में बहुत ज़्यादा रोल प्ले करती है डेटरेंट पॉलिसी में, यानी कि सामने वाला कंट्री तभी डरेगा जब उसको पता होगा कि अगर हमने इनकी ज़मीन पर भी हमला कर दिया, इनकी वायु को भी हमने हमला कर दिया, तो यानी कहीं ना कहीं इनके पास ऐसा सोर्स है क्या कि ये सेकंड अटैक कर सकते हैं। तो सबमरीन एक सोर्स है, नेवी एक सोर्स है जहाँ से हम इंडिया जो है सेकंड स्ट्राइक कर सकता है। अब बात आती है कि ये पॉलिसी थी 2003 की, लेकिन जो सिक्योरिटी का जो इशू है वो अपने आप में एक डायनामिक इशू है, स्टैटिक पोर्शन नहीं होता। स्टैटिक का मतलब होता है कि जो चीज़ स्थायी है, रुकी हुई है ना। अगर मान लेते हैं जैसे आप कहें कि प्रेसिडेंट का पोस्ट अगर हम कहें, है ना, प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट कहें, जो पॉलिटी में हम पढ़ते हैं, वो सब चीज़ स्टैटिक पोर्शन है, क्योंकि वो तो सिर्फ सेम रहेगी, आर्टिकल सेम है उसका, हमेशा सेम रहेगा, आज भी है, 50 साल बाद अगर यही संविधान रहता है, यही कॉन्स्टिट्यूशन रहता है तो भी यही रहेगा। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो डायनामिक होती हैं, जो हर रोज़ हर घंटे स्थिति बदलती रहती है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जैसे कि सिक्योरिटी, अगर देश की सुरक्षा की बात करें तो देश की सुरक्षा हर कुछ दिन में चेंज होती रहती है, हर दिन चेंज होती है, और उसमें जो बदलाव हैं उनको हमें अपनाने पड़ते हैं। तो अब बात ये आती है कि जो पॉलिसी हमने 2003 में अपनाई थी नो फर्स्ट यूज़ की, क्या उसी डॉक्ट्रिन को हमें अपनाना चाहिए आगे भी, या उसमें अब कुछ चेंज लाने की ज़रूरत है। नो चेंज इज़ नेसेसरी। जो लोग ये कहते हैं कि कोई चेंज की ज़रूरत नहीं है, तो वो अपने क्या पक्ष रखते हैं वो देखो। तो जो लोग कहते हैं नो चेंज इज़ नेसेसरी, किसी चेंज की ज़रूरत नहीं है, इंडियाज़ करंट डॉक्ट्रिन, तो लोगों का क्या कहना है जो ये कहते हैं कि भाई हमें चेंज करने की ज़रूरत नहीं है 2003 की पॉलिसी को, नो फर्स्ट यूज़ पॉलिसी जो हमने 2003 में अपनाई थी वही चलती रहे। तो उनका क्या कहना है, उनका कहना है कि इंडियाज़ करंट डॉक्ट्रिन हैज़ हेल्प्ड इंडिया सिक्योर क्रूशियल इंटरनेशनल डील सच एज द NSG वेवर एज पार्ट ऑफ इंडो US न्यूक्लियर डील 2008। UPA की सरकार थी उस टाइम पे, मनमोहन सिंह गवर्नमेंट चल रही थी, मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर थे। तो उस टाइम पे इंडिया ने एक डॉक्ट्रिन, जो इंडिया की जो डॉक्ट्रिन थी 2003 नो फर्स्ट यूज़ पॉलिसी की वजह से, इससे इंडिया को ये हेल्प मिली कि इंडिया को न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप में एक वेवर मिला, उससे एक छूट मिली, और इंडिया और US का न्यूक्लियर डील हुई 2008 में। यानी कि US जो है इंडिया के जो प्लांट हैं, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं, उसके लिए न्यूक्लियर एज एन मेटल, एज एन रॉ मटेरियल इंडिया को सेंड करेगा। More recently, India signed a nuclear cooperation agreement with Japan, which is quite surprising as Japan is known for its staunch anti-nuclear stance. जापान जो है न्यूक्लियर, क्योंकि जापान पे न्यूक्लियर अटैक हो चुका है ना, हिरोशिमा नागासाकी पे जापान पे ही जब न्यूक्लियर अटैक हुआ था, तो जापान जो है न्यूक्लियर वेपन के सख्त खिलाफ है, क्योंकि उसने वो झेल रखा है कि जब उसके धरती पे जब न्यूक्लियर अटैक हुआ तो वहाँ पे आज भी 1945 में न्यूक्लियर वेपन से अटैक हुआ था, और आज भी 70-80 साल बाद भी
वहाँ पर बहुत ज़्यादा दिक्कतें हैं। कई लोग जो हैं विकलांग पैदा होते हैं, उनके अंदर मेंटल डिसफॉर्मिटीज़ हैं, कई सारी उनके अंदर कमियाँ होती हैं हिरोशिमा नागासाकी के एरिया में जो बच्चे पैदा होते हैं। तो जापान जो है न्यूक्लियर वेपन के बहुत ज़्यादा खिलाफ है, लेकिन फिर भी इंडिया की नो फर्स्ट यूज़ पॉलिसी की वजह से एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप हुआ है कि इंडिया कभी भी गलत काम नहीं करेगा, न्यूक्लियर वेपन्स को कभी भी गलत तरीके से इस्तेमाल नहीं करेगा। तो जापान जो कि एक सख्त खिलाफ था न्यूक्लियर वेपन के, उसने भी इंडिया को न्यूक्लियर मटेरियल देने को राजी वो हुआ है। एंड इंडिया इज़ नॉट अ सिग्नेटरी ऑफ द एनपीटी, और जबकि इंडिया जो है एनपीटी का सिग्नेटरी भी नहीं है, क्योंकि इंडिया एनपीटी के खिलाफ है। ये मैं आपको फर्स्ट वीडियो में बता चुका हूँ, आगे हो सकता है दोबारा बता दूँ मैं आपको, लेकिन आपको फर्स्ट वीडियो अगर आपने नहीं देखी तो उसको जरूर देख लीजिएगा इसकी, उसमें मैंने एनपीटी क्या है पूरा समझाया हुआ है। इंडिया इज़ करेंटली ऑल्सो सीकिंग टू ज्वाइन द एनएसजी एज अ परमानेंट मेंबर। तो इंडिया चाह रहा है कि हम एनएसजी के परमानेंट मेंबर बन जाएं, विच इज़ अ डॉक्ट्रिनल शिफ्ट एंड इज़ ओनली गोइंग टू गिव चाइना मोर रीजन टू डिले इंडियाज एंट्री। और इंडिया की एंट्री को रोक रहा है चाइना, ठीक है। अगर एनएसजी में एंट्री, इंडिया चाहता है कि एनएसजी में हमारी एंट्री हो जाए, लेकिन एनएसजी में सभी मेंबर्स जो हैं एनएसजी के वो राज़ी होने चाहिए किसी कंट्री को एक्सेप्ट करने के लिए, लेकिन वहाँ पे चाइना हमेशा मना कर देता है और इंडिया को न्यूक्लियर सप्लाइज ग्रुप में एंट्री नहीं मिल रही। अगर इंडिया को न्यूक्लियर सप्लाइज ग्रुप में एंट्री मिल जाएगी तो इंडिया को न्यूक्लियर जो मटेरियल है, रॉ मटेरियल है, वो मिलना और भी आसान हो जाएगा। The posture would also play into the hands of Pakistan, which has long accused India of duplicity over its no first use policy and called India's expanding arsenal a threat to the region's stability। देखिए पाकिस्तान ये कहता है कि इंडिया की जो नो फर्स्ट यूज़ पॉलिसी है तो सब ऐसी दिखावा है, और इंडिया जो है इसके पीछे जो है कई सारे अपने हथियार तैयार कर रहा है जो अपने आप में रीजनल की सिक्योरिटी के लिए बहुत खतरनाक है। देखिए रीजन की सिक्योरिटी के लिए तो न्यूक्लियर चीज़ें खराब हैं ही, खतरनाक हैं ही, लेकिन कह कौन रहा है वो भी देखना चाहिए ना। पाकिस्तान कह रहा है जो अपने आप में एक टेररिस्ट स्टेट है, जो इंडियन गवर्नमेंट कई बार घोषित कर चुकी है कि पाकिस्तान जो है अपना में टेररिस्ट स्टेट है, वो टेररिस्ट को पनाह देता है, तो वो कंट्री तो कम से कम ये चीज़ ना बोले। फिर जो लोग कह रहे हैं कि नो फर्स्ट यूज़ वर्क्स वेल, है ना, कि जो लोग कहते हैं कि नहीं भी नो फर्स्ट यूज़ बहुत अच्छे से काम कर रहा है, तो उनका क्या कहना है, इट बिल्ड्स स्टेबिलिटी इनटू डिटरेंस बाय क्रेडिबली प्रॉमिसिंग न्यूक्लियर रिटेलिएशन, है ना। तो जो लोग ये कह रहे थे कि कोई चेंज की जरूरत नहीं है और नो फर्स्ट यूज़ ठीक है, तो उनका ये भी कहना है कि भाई अच्छे से डिटरेंस का काम किया है नो फर्स्ट यूज़ पॉलिसी ने। लोगों को पता है कि इंडिया के पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं, तो इंडिया पे अटैक करने की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है किसी भी तरह से, क्योंकि इंडिया रिटेलिएशन में अटैक कर सकता है इन द फेस ऑफ एक्सट्रीम प्रोवोकेशन ऑफ अ न्यूक्लियर फर्स्ट स्ट्राइक बाय वंस एडवर्सरी। यानी कि एक्सट्रीम प्रोवोकेशन जब होगा, जब आप किसी को बहुत ज़्यादा उकसाया जाएगा और आप पे अटैक किया जाएगा, तो आप भी वापस क्या करेंगे, उस पर अटैक करेंगे। तो नो फर्स्ट यूज़ पॉलिसी या जो डेटरेंस है वो अच्छे से काम किया है उसने, और उसको चेंज करने की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है। और जो लोग कहते हैं कि भाई अब चेंज स्टैंस विल क्रिएट इशूज़, जो लोग ये कहते हैं कि भाई अगर हम कुछ इंस्टेंस को चेंज करते हैं तो उसके वजह से कुछ समस्याएं आ सकती हैं, वो क्या समस्याएं आ सकती हैं वो देखते हैं। ऑल द गेन्स एन्जॉयड बाय इंडिया इन द इंटरनेशनल कम्युनिटी बाय द रिस्ट्रेंट ऑफ इंडिया न्यूक्लियर पोस्चर वुड बी फिटर्ड अवे इफ देयर इज चेंज इन स्टांस। सिंपल सी बात है, लोगों का कहना ये है कि इंडिया ने इतने सालों से, 2003 में जब हमने नो फर्स्ट यूज़ पॉलिसी अपनाई थी, तो इतने सालों से इंडिया ने अपना कॉन्फिडेंस बनाया है पूरी दुनिया पे कि इंडिया एक जिम्मेदार देश है और इंडिया कभी भी किसी पे इस तरह से गलत तरीके से अटैक नहीं करेगा। तो लेकिन अगर हम नो फर्स्ट यूज़ पॉलिसी पे या डेटरेंस पॉलिसी पे चेंज ले आते हैं, तो एक हम इंटरनेशनल कम्युनिटी में ये मैसेज देंगे कि इंडिया एक इररेस्पॉन्सिबल कंट्री है। पहले तो हम कुछ कह रहे थे, बाद में हम अपनी बात से मुकर रहे हैं, है ना। यानी कि इंडिया ने जो क्रेडिबल पोजीशन अपनाई है, वो जो क्रेडिबल पोजीशन अपनाई है, लोगों को भरोसा हुआ है, दूसरे देशों को भरोसा हुआ है इंडिया की स्टेबिलिटी पे, उसके लिए ये खतरा है। It would enormously complicate and increase the expenditure incurred by us in regard to our command and control mechanisms, which will have to be reconfigured to engage in calibrated nuclear war fighting। सिंपल सी बात है, वो कह रहा है कि अगर न्यूक्लियर वॉर फाइटिंग होती है तो उसमें हमारा खर्चा वगैरह बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, अलग अलग वेपन्स आएंगे, तो उनकी जो कॉन्फ़िगरेशन है, उनको जो डील करना है, उनके लिए जो सब खर्चा है वो सब चीज़ बढ़ जाएगी। सिंपल सी बात है, मैंने पिछली वीडियो में कही थी, इस वाली वीडियो में कहूँगा कि वॉर इज़ इटसेल्फ अ प्रॉब्लम, व्हाट प्रॉब्लम डज इट सॉल्व, है ना। युद्ध अपने आप में एक समस्या है, वो क्या किसी समस्या को सुलझाएगा। तो ये आप लाइन ऐसे में भी लिख सकते हैं, अपनी बहुत अच्छी लाइन है कि लड़ाई से कभी भी सोल्यूशन नहीं निकला है, लड़ाई अपने आप में अपने आप में एक प्रॉब्लम है, वो क्या कभी किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगी, ठीक है। तो इसलिए उसमें हमेशा खर्चा ही होगा, उसमें हमेशा नुकसान ही होगा टेरिटरीज़ का, लेकिन उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। It would weaken the possibility of our engaging in conventional warfare insulated from the nuclear overhang. It would encourage the use of tactical nuclear weapons. Tactical nuclear weapons वो weapons होते हैं जो शॉर्ट रेंज में ही होते हैं, यानी कि 20 किलोमीटर या 25 किलोमीटर की रेंज में ही आप किसी पे न्यूक्लियर अटैक कर सकते हो, तो उनको टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स कहते हैं, अंडर द इल्यूजन ऑफ नो मैसिव रिस्पॉन्स।
इट वुड फैसिलिटेट द पेंटिंग ऑफ साउथ एशिया एज अ न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट। सिंपल सी बात यह है। अब देखिए, इंडिया भी एक न्यूक्लियर वेपन स्टेट है, पाकिस्तान भी न्यूक्लियर वेपन स्टेट है, चाइना भी न्यूक्लियर वेपन स्टेट है। तो इससे ये समझ में आता है कि जो साउथ एशिया का रीजन है वो अपने आप में एक न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट है, और यहाँ पे कभी भी एक न्यूक्लियर अटैक हो सकता है, तो पूरा साउथ एशिया जो है उसमें तबाह हो सकता है, क्योंकि 3 देश जो हैं, और ईरान भी इसमें काम कर रहा है न्यूक्लियर अटैक, न्यूक्लियर वेपन्स पे ईरान भी काम कर रहा है। जब से जो JCPOA है ना, जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन, JCPOA एग्रीमेंट था यूएस का, जर्मनी का, यानी P5 कंट्रीज़ थे उसमें, परमानेंट 5 कंट्रीज़ थे UNSC के, प्लस जर्मनी था और प्लस ईरान था। लेकिन वो JCPOA डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद उसको ख़त्म कर दिया गया। बराक ओबामा के टाइम पे इसको साइन किया गया था, लेकिन 2015 में। उसके बाद जब डोनाल्ड ट्रंप आए तो उन्होंने इसको खारिज कर दिया, उसको ख़त्म कर दिया। उसके बाद जो बाइडेन ने भी इस पर अभी एक्शन नहीं लिया, तो इसका मतलब ये है कि ईरान भी अपने न्यूक्लियर वेपन्स बनाने में पूरी मेहनत कर रहा है, पूरा काम कर रहा है। तो अब देखिए, अगर आप हम देखें तो ईरान की बॉर्डर पाकिस्तान से लगती है, पाकिस्तान की बॉर्डर इंडिया से लगती है, और इंडिया की बॉर्डर चाइना से लगती है। लगातार 4 देश ऐसे हैं जिनकी बॉर्डर एक दूसरे से लगती है, और ये चारों देश जो हैं न्यूक्लियर वेपन कंट्रीज़ हैं। तो अपने आप में ये जो रीजन है, ये बहुत ही खतरनाक रीजन है। अगर यहाँ पे कभी भी अटैक होता है तो बहुत मैसिव नुकसान होगा पूरी इस टेरिटरी को, पूरे इस एरिया को। तो अभी तक हमने उनके पॉइंट सुने जो ये कह रहे थे कि भाई चेंज की ज़रूरत नहीं है, नो फर्स्ट यूज़ पॉलिसी ने अपने तरीके से काम किया है, इंडिया की जो डेटरेंस पॉलिसी है उसने तरीके से काम किया है। लेकिन कुछ लोग ये कहते हैं कि भाई चेंज की ज़रूरत है, चेंज इज़ नीडेड, कि जैसे कि हम ये कहें कि जो सिक्योरिटी का इशू है, चाहे वो देश की इंटरनल सिक्योरिटी हो, आंतरिक सुरक्षा हो, चाहे बाहरी सुरक्षा हो, यानी कि एक्सटर्नल सिक्योरिटी हो, दोनों सिक्योरिटीज़ एक डायनामिक कॉन्सेप्ट है, और वो टाइम टू टाइम चेंज होती रहती है। तो हमें अपनी पॉलिसी भी टाइम टू टाइम चेंज करनी पड़ेगी, हम एक पॉलिसी पे नहीं चल सकते। तो जो लोग ये कहते हैं कि चेंज की ज़रूरत है, तो उसका कहना यह है कि नो फर्स्ट यूज़ है ना। नो फर्स्ट यूज़ के ऊपर उनका क्या कहना है? उनका ये कहना है कि सच एन अप्रोच अननेसेसरीली केप्ट इंडिया ऑन द बैक फुट and on the defensive and made it axiomatic that India would have to face the consequences of a first strike before being able to respond। देखिए, सिंपल सी बात है, उनका कहना ये है कि देखिए, एक तो होता है ऑफेंसिव कि आपने पहले हमला किया, आपने सामने वाले को उकसाया, ऑफेंड किया आपने। एक होता है डिफेंसिव, यानी कि आपने अपना बचाव किया, आप डिफेंड में हो, ठीक है। तो इसने ये कहा, जो लोग ये कहते हैं कि भाई चेंज की जरूरत है, उनका कहना ये है कि इंडिया हमेशा ये थोड़ी झेलेगा कि पहले हमारे पे अटैक होगा, पहले हम अपने अटैक का, पहले जो हमारे पे अटैक हुआ हम उसको झेलेंगे, तब जाके हम दूसरा अटैक करेंगे। अगर हम पहले से ही ऐसा कर दें कि हम पहले अपना पे अटैक होने ना दें, हम पहले ही दूसरे पे अटैक कर दें, जिसको कहा जाता है प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक, प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक। इंडिया ने इसका एग्जाम्पल भी दिया है। अगर हम बालाकोट एयर स्ट्राइक देखें, या उससे पहले जो उरी के बाद हमला हुआ था, तो जितने भी हमने ये स्ट्राइक की हैं, है ना, ये जो हमने स्ट्राइक किए हैं, सर्जिकल स्ट्राइक जिसको कहा जा रहा है, ये अपना में प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक्स हैं। तो हालांकि हमने ये जो अटैक्स किए हैं, ये जो स्ट्राइक्स किए हैं, सर्जिकल स्ट्राइक्स, ये भी तभी की हैं जब हम पे पहले हमला हुआ है ना। यहाँ पे भी पूरी बात ही सही नहीं बैठती जो मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे आप समझे, थोड़ा सा इसको रिलेट कर सकते हैं। लेकिन फर्दर आगे कोई अटैक ना हो, इस चीज़ को हमने डराने के लिए हमने क्या करा, प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक कर दी। प्रीएम्प्टिव का स्ट्राइक का मतलब क्या हुआ कि हमने पहले ही उनका सब कुछ ख़त्म कर दिया, है ना, पहले ही उनको एम्प्टी कर दिया, तो अब वो हमारे पे अटैक नहीं कर पाएंगे। इसको बोलते हैं प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक। तो हमने पहले ही प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक कर दी। तो अब इंडिया, उनका कहना ये है कि जो चाहते हैं कि चेंज की ज़रूरत है, कि इंडिया को ज़रूरी थोड़ी है कि वो पहले एक दंश झेले कि दूसरे देश ने हमारे पे अटैक कर लिया, हम उस अटैक को सहें, उसके बाद हम हमला करें। हम ऐसा क्यों करें, हम पहले ही अटैक कर देते हैं। तो लोगों का ये कहना है जो कहते हैं कि चेंज की ज़रूरत है। मोरओवर इट प्रिवेंटेड इंडिया फ्रॉम कीपिंग अ पोटेंशियल एडवर्सरी ऑफ बैलेंस। तो इसमें यह भी दिक्कत है कि जो हम इंडिया फेल हो जाता है कि सामने वाला जो उसका दुश्मन है उससे दबके रहे और सामने दुश्मन को वो कंट्रोल में रखे। ऐसा नहीं हो पाता, क्योंकि उसको पता है कि वो पहले अटैक कर सकता है, तभी जाके इंडिया अटैक करेगा। यानी इंडिया जो है हमेशा डिफेंसिव मोड में रहेगा। तो जो ये कहते हैं कि चेंज की रिक्वायरमेंट है, उनका कहना ये है कि इंडिया डिफेंसिव मोड से हटके ऑफेंसिव मोड में आना चाहिए। डिस्पाइट बीइंग पार्टी टू फॉर्मुलेटिंग द नो फर्स्ट यूज पॉलिसी इन 2003, द टाइम हैज़ कम टू री-एग्जामिन इट। इट हैज़ बीन 18 ईयर्स, 18 साल हो चुके हैं जब से हमने डॉक्ट्रिन अपनाई है, और उसके बाद से बहुत सारी चीज़ें चेंज भी हुई हैं। पूरी जो ग्लोबल इकनॉमी है वो चेंज हुई है, ग्लोबल जो जियो पॉलिटिक्स है वो चेंज हुई है, ग्लोबल सिक्योरिटी इश्यूज़ चेंज हो गए हैं। तो सब चीज़ें चेंज हो गई हैं। तो इंडिया की जो सिक्योरिटी पॉलिसी है 2003 वाली, नो फर्स्ट यूज़ वाली, उसको भी चेंज होने की रिक्वायरमेंट है। देयर इज इंक्रीजिंग एविडेंस ऑफ पाकिस्तान प्रोक्लिविटी टू यूज़ टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स अगेंस्ट इंडिया। तो पाकिस्तान बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि पाकिस्तान इंडिया के खिलाफ टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स अटैक यूज़ कर सकता है। एम्फसाइजिंग दिस चेंज इन इंडियाज स्ट्रेटेजिक इन्वायरमेंट,
द प्रोपोनेंट्स ऑफ डॉक्ट्रिनल रिव्यू आर्ग्यू दैट India's existing doctrine is ill-suited to deter Pakistan from using tactical nuclear weapons against India। तो लोगों का ये कहना है कि इंडिया की जो नो फर्स्ट यूज़ पॉलिसी है और जो डेटरेंट पॉलिसी है वो पाकिस्तान को कोई खास डरा नहीं पाएगी इस चीज़ के लिए कि आप अपने टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स इंडिया के खिलाफ यूज़ ना करो। वो यूज़ कर लेगा क्योंकि वो नहीं डरता इन सब चीज़ों से। तो इसलिए अगर हमने ये कह दिया कि हम पहले भी अटैक कर सकते हैं तो हो सकता है कि सामने वाला कंट्री जो है वो इंडिया के साथ एक फ्रेंडली रिलेशन बनाने की कोशिश रखे कि सभी फ्रेंडली रिलेशन बनाए। कोई भी अगर इंडिया के अगेंस्ट जाएगा तो उसको ये डर रह सकता है कि इंडिया पहले भी अटैक कर सकता है, तब इंडिया तब तक वेट नहीं करेगा जब तक उस पर पहले अटैक नहीं होगा। तो इसलिए उनका कहना ये है कि इंडिया अपनी पॉलिसी में चेंज लाए और इंडिया ये कह दे कि भाई मैं पहले भी अटैक कर सकता हूँ अगर कोई मेरा एडवर्सरी बनेगा तो सब कंट्रीज चाहेंगे कि वो इंडिया के फ्रेंडली नेबर्स रहें या फ्रेंडली कंट्रीज रहें। चाइना का बात देखें तो चाइना इज ऑल्सो विटनेसिंग अ डिबेट बिटवीन ट्रेडिशनल एडवोकेट्स ऑफ अ मिनिमम डेटरेंस और फ्लेक्सिबल लिमिटेड डेटरेंस। देखिए दो तरह के डेटरेंस आ रहे हैं, एक तो मिनिमम डेटरेंस की बात आ रही है कि भाई कम से कम इतना होना चाहिए, और एक लिमिटेड डेटरेंस है कि भाई इतना लिमिट कर देते हैं कि इस लिमिट तक हम किसी को डेटरेंस का मटेरियल हम अपने पास रखेंगे। डेटरेंस का मतलब क्या है कि सामने वाला कंट्री को हम इतनी चीज़ें बता दें कि भाई हमारे पास 1000 न्यूक्लियर वेपन हैं, 1000 न्यूक्लियर वॉर हेड्स हैं। तो इससे क्या होगा कि सामने वाला कंट्री जो है वो इस चीज़ से सोचेगा कि अगर हमारे पे न्यूक्लियर अटैक होता है या हम न्यूक्लियर वॉरफेयर करते हैं तो वो 1000 न्यूक्लियर बम गिरा सकता है। तो आप समझ सकते हैं कि एक न्यूक्लियर बम से कितनी तबाही मची थी हिरोशिमा नागासाकी पे। तो अगर इतने सारे घेर दिए जाएंगे अगर बम अटैक होगा जब भी, तो तब क्या हाल होगा। The latter envisages counter-force operations and supports building nuclear war fighting capabilities, including a greater and diverse arsenal। एडवोकेट जो है चेंज के, यानी कि जो चेंज चाहते हैं, जो वक्ता हैं जो ये कहते हैं कि भाई NFU इंडिया की जो नो फर्स्ट यूज़ पॉलिसी है उसमें चेंज आना चाहिए। वुड लाइक इट्स न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन मिमिक दोज ऑफ मोस्ट ऑफ द एस्टेब्लिश्ड न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स विच कंटम्पलेट द यूज़ ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स इवन इन सब न्यूक्लियर कॉन्फ्लिक्ट्स। तो इंडिया, उनका कहना यह है कि इंडिया जो है सब न्यूक्लियर कॉन्फ्लिक्ट्स में भी जिस तरह से जो डेवलप्ड स्टेट्स हैं, जैसे कि जो 5 परमानेंट P5 मेंबर्स हैं, अगर कभी बिना न्यूक्लियर वाला भी वार चल रहा है तो वो कंट्रीज़ उसमें भी न्यूक्लियर अटैक कर सकते हैं। तो इंडिया भी यही चीज़ अपनाए कि अगर सब न्यूक्लियर कॉन्फ्लिक्ट चल रहा हो, यानी कि न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल नहीं हो रहा, उसमें दूसरे वेपन्स का इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन इंडिया फिर भी अपने पास हक रखे कि इंडिया चाहे तो उसमें भी न्यूक्लियर अटैक कर सके। नेक्स्ट आता है इम्प्लीकेशंस ऑफ अबेंडिंग NFU फॉर इंडिया, यानी कि अगर इंडिया ने NFU छोड़ दी, नो फर्स्ट यूज़ पॉलिसी को अबेंडन कर दिया, उसको ख़त्म कर दिया, तो क्या होगा। चलिए इसको नेक्स्ट वीडियो में कवर करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपका ये जो टॉपिक है नो फर्स्ट यूज़ का या न्यूक्लियर पॉलिसी डॉक्ट्रिन जो है भारत की, वो कवर हो जाएगा। आप इसको पढ़ते रहिए, वीडियो को बार बार देखते रहिए, इसके नोट्स बनाते रहिए। कोई भी डाउट आएगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। और जिन लोगों को लोअर PCS मेंस का कोर्स ज्वाइन करना है वो मुझे 7665804421 पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं और कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत एक हेल्दी प्रैक्टिस होगी जिसमें आपकी पूरी प्रिपरेशन करवाई जाएगी जब तक लोअर PCS मेंस नहीं होगा तब तक। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू एंड बाय बाय।